Guys, welcome back. This is KK Seni and your Rapchik channel, The Backbenchers. Today we are discussing about class 10th chapter 4 agriculture part 3. जैसा कि हमने पार्ट 1 और 2 में एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा, भारत में कौन कौन सी एग्रीकल्चर हैं, इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर के विशेषताओं के बारे में पढ़ा, उनके वितरण के बारे में पढ़ा, भारत में उनका कैसे उनका डिस्ट्रीब्यूशन है। अभी आज हम इसका लास्ट पार्ट और ये थर्ड पार्ट है, उसमें कृषि जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या योगदान है भारत की का, और जो ग्लोबलाइजेशन के टाइम में कृषि के ऊपर क्या प्रभाव पड़े हैं, इनको थोड़ा ब्रीफली देखेंगे। छोटा वीडियो है, तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार व उत्पादन में योगदान। तो क्या योगदान है? कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी रही है। शुरू से ही भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है और कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी रही है, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान रहा है शुरू से ही। सकल घरेलू उत्पादन, जिसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन बोलते हैं, में कृषि का अनुपात 1951 से लगातार घटने के उपरांत भी यह 2010-11 में 52% रहा। देखिएगा, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जब देश आज़ाद हुआ था तो आफ्टर 1947, और जब देश में हरित क्रांति या प्लानिंग कमीशन आया 1951 के बाद में, तो पहली जो देश में पंचवर्षीय योजना थी, उसमें सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया कृषि के ऊपर कि कृषि को कैसे नवीनीकरण किया जाए, कृषि उत्पादों को बढ़ाया जाए, किसानों की हालत सुधारी जाए, कृषि का अर्थव्यवस्था में अधिक से अधिक योगदान दिया कैसे हो, इस हेतु नए नए सुझाव, नए नए इन्वेंशन किए जाए। ये सभी चीज़ें जो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना थी उसमें दिया गया। तो उस समय, तत्कालीन समय में भारत में क्या था कि वहाँ पर भारत की टोटल अर्थव्यवस्था किस पे डिपेंड थी? कृषि के ऊपर। और तो उस टाइम में जीडीपी में इसका योगदान काफ़ी था, बट धीरे धीरे साल दर साल कृषि का जो जीडीपी में योगदान था वो घटता गया। उसके बावजूद भी अगर हम देखें 2010-11 में जो आंकड़े रहे थे उसके अकॉर्डिंग, तो भारत में 52% रहा था कृषि क्षेत्र का योगदान, और जबकि अभी यह घटता ही जा रहा है। वर्तमान में भारतीय किसान व कृषि को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। जो मैंने अभी आपको बोला कि वर्तमान में 2010-11 के बाद में जहां 52% था, वर्तमान में ये 50 से भी बिलो आ गया है, और आज के टाइम में कृषि की हालत चिंताजनक बनी हुई है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वर्तमान में भारतीय किसान को जो वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट्स होते हैं या जो अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन होता है, उसके सामने भारतीय प्रोडक्ट्स कहीं टिक नहीं पा रहे, भारतीय किसानी नहीं टिक पा रही, भारतीय किसानों का जो खेती करने का तरीका है या जो प्रोडक्शन हो रहा है, आयात निर्यात हो रहा है, उसका जो डिफिशिएट है, वो कई ऐसी चीज़ें, काफ़ी फैक्टर हैं जिनके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में अभी कृषि का जो अनुपात वह घटता ही जा रहा है। आगे देखते हैं। वैश्वीकरण पर कृषि का प्रभाव, यानी जो ग्लोबलाइजेशन हुआ उसके बाद में जो कृषि पे इसका क्या इफ़ेक्ट्स हुए उसको देखते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं, कृषि में वैश्वीकरण कोई नई घटना नहीं है। उपनिवेश काल में भी यह स्थिति मौजूद थी। ग्लोबलाइजेशन की जब बात हो रही है, तो अगर बात करें कृषि के नज़रिए से, तो ये बात कोई नई नहीं है कि कृषि में वैश्वीकरण अभी आया है। अगर बात करें औपनिवेशिक काल की, जब देश पे अंग्रेज़ों का शासन था, तो उस काल से ही देश में कृषि के अंदर वैश्वीकरण की स्थिति बनी हुई थी। आपने पढ़ा होगा पुरानी क्लास में या कहीं से
कि जब भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था या जब औपनिवेशिक काल था, तब भी कृषि के कार्य किए जाते थे भारत में। स्पेशली अगर हम देखें तो साउथ इंडिया में मसालों की खेती काफ़ी बम्पर रूप से की जाती थी और इसका प्रोडक्शन बहुत ही लार्ज एरिया में किया जाता था। और यही एक ऐसा फैक्टर था जो कि अंग्रेज़ों को भारत के ऊपर आधिपत्य करने का लालच दिया, क्योंकि उस टाइम पर इसकी इतनी ज़्यादा मांग थी यूरोपियन कंट्री में किसकी, भारतीय मसाले की। और जो ड्राई फ्रूट्स या मसाले थे, जो स्पेशली अभी वर्तमान में केरला करता है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भारत में, तो अंग्रेज़ इसी लालच में भारत में आए थे और उनका प्राइमरी जो आने का एम था भारत में वो यही था कि यहाँ पर ट्रेड करें। यहाँ जो मसाले हैं और भी कुछ बहुमूल्य खनिज पदार्थ हैं। स्पेशली अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर की करते हैं, तो मसालों वगैरह के लिए यहाँ से काफ़ी उन्होंने ट्रेड किया भारत से। और भारतीय मसाले यहाँ से काफ़ी गल्फ़ कंट्रियों में भी और यूरोपियन कंट्रियों में भी क्या होते थे, एक्सपोर्ट होते थे। तो जो ग्लोबलाइजेशन अगर वर्ड माने तो इंडिया में ये कोई नया नहीं है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन तो पहले भी था। पहले भी भारत का जो एक्सपोर्ट था वह वर्ल्ड वाइड था, दूसरे देशों में होता था। ऐसे ही दूसरी चीज़ों की बात करें, जैसे जो अंग्रेज़ क्या करते थे कि भारत में उसी क्रॉप्स को उगाने के लिए विवश करते थे भारतीय किसानों को, जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। जैसे नील की खेती की जाती थी वेस्ट बंगाल इलाके में, काफ़ी उधर मसाले उगाए जाते थे। और जो भारत का अरब सागर के तटीय इलाके हैं, वेस्टर्न साउथ वेस्टर्न इलाके, जैसे गुजरात रहा, महाराष्ट्र रहा, इन इलाकों में जहाँ पर दक्कन का पठार वाला इलाका है, जहाँ काली मिट्टी की अवेलेबिलिटी काफ़ी है, वहाँ पर भी कपास की भी खेती की जाती थी और सूती वस्त्र उद्योग इस क्षेत्र में काफ़ी डेवलप हुआ। तो कपास की खेती को भी अंग्रेज़ों ने काफ़ी बढ़ावा दिया और कपास के कच्चे माल को यहाँ से वो ले जाके और कहाँ एक्सपोर्ट करके अपने या तो इंग्लैंड में या और यूरोपियन कंट्रियों में बेचते थे, और वहाँ पर अपनी इंडस्ट्री के थ्रू उसको मॉडिफाइड करके अच्छे किस्म के सूती कपड़े बना के भारतीय मार्केट में बेचते थे। तो इसलिए वो काफ़ी मुनाफा पाते थे। तो कहने का मतलब ये है हमारा कि ग्लोबलाइजेशन हुआ है कृषि के अंदर, तो हम ये कोई नई चीज़ नहीं है। ग्लोबलाइजेशन भारत में औपनिवेशिक काल से चल रहा है। अब जब वर्तमान में हम स्वतंत्र भारत की बात करें तो जब 91 के टाइम में जब इंडिया में ग्लोबलाइजेशन का दौर चालू हुआ पूरे वर्ल्ड में, तो उसके बाद में क्या हुआ कि भारतीय किसानों को काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। चावल, कपास, रबड़, चाय, कॉफ़ी, जूट व मसालों का मुख्य उत्पादक होने के बावजूद भारतीय कृषि वैश्विक स्पर्धा करने में असमर्थ है, क्योंकि उन देशों में कृषि में भारत की तुलना में अधिक विनिवेश किया जाता है। ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है कि भारतीय कृषि, भारत में कृषि जो वैश्विक कृषि है, यानी अन्य कंट्रियों में जो कृषि कार्य किए जाते हैं या अन्य देशों में जो कृषि कार्य से जो प्रोडक्शन होता है, उसकी तुलना में भारतीय कृषि के प्रोडक्शन क्यों कंपटीशन नहीं कर पाते हैं मार्केट में, क्यों उनके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते, उसका सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ बताया गया है। वह यही है कि अन्य देशों की तुलना में भारतीय कृषि पे आज भी अन्य सेक्टरों की कंपैरिजन में काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट किया जाता है। आज भी भारतीय कृषि उपेक्षा की दृष्टि से देखी जाती है, आज भी इसकी उपेक्षा की जाती है और इसमें जो विनिवेश किया जाता है वह अन्य जो एरिया हैं उनकी तुलना में काफ़ी कम है। भारतीय कृषि आज भी परंपरागत तरीके से की जाती है, क्योंकि भारतीय किसानों के पास इतनी सहूलियत नहीं है, इतने पैसे नहीं है कि वो मॉडर्न मशीन्स हैं या मॉडर्न गैजेट्स हैं उनका उपयोग करके कृषि को बढ़ावा दे सकें। आगे देखिए, वर्तमान में अगर बात करें जो वर्तमान दौर चल रहा है, स्पेशली अगर भारत के सीनेरियो में देखें तो वर्तमान में कार्बनिक कृषि, जिसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं, और एक वर्ड आया है जो नया है, जीन क्रांति। आपने सुना होगा, हाइब्रिड बीज होते हैं, हाइब्रिड जैसे अपना कोई भी किस्म कम से कम टाइम में जो जीन को मॉडिफाइड करके फसल को हाइब्रिड करके बीजों को, और ऐसे बीज तैयार किए जा रहे हैं, ऐसी नस्ल तैयार की जा रही है जो कम समय में अच्छी पैदावार दे। तो
जो वर्तमान दौर है पूरे वर्ल्ड में, वह यही दौर काफ़ी चल रहा है। और जो लोग इस समय के साथ बढ़ रहे हैं, नए नए टेक्निकल नए नए इनोवेशन हो रहे हैं कृषि के क्षेत्र में, वो देश प्रतिस्पर्धा में आगे निकल गए हैं। तो भारत में अभी कार्बनिक कृषि को, ऑर्गेनिक कृषि को, ऑर्गेनिक कृषि से मतलब जिसमें हम जो आर्टिफिशियल या जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं या जो भी कीटनाशक हैं उनका प्रयोग ना करके हम नेचुरल उर्वरकों का, पेड़ों की पत्तियां, नीम की पत्तियां, कुछ भी हो सकता है, जो नेचुरल जो भी खाद है उनका उपयोग करके जो कृषि की जाती है, जिनसे प्रोडक्शन बढ़ाया जाता है, वो किस में, ऑर्गेनिक कृषि में आते हैं। और भारत में भी जीन क्रांति का अभी देखा जाए तो काफ़ी मांग है। और उम्मीद है कि हमारे जो कृषि वैज्ञानिक है, हमारी गवर्नमेंट है, आगे से आगे ऐसे इनोवेशन या इन्वेंशन पे खर्च करेगी, टेक्निकल या और जो कृषि के कार्यों को सुधार सके, भारतीय किसान की दशा को सुधार सके। तो आज हमारा ये लेसन जो चैप्टर 4 था एग्रीकल्चर का, आज यहीं पर फिनिश होता है। इसके साथ हमने पार्ट 3 में, तीनों पार्टों में इसकी एक एक चीज़ों को अच्छे से देखा। तो अभी नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कुछ नई चीज़ें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे चैनल को, तो आपसे करबद्ध मेरी प्रार्थना है कि प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको जो भी नया वीडियो आए उसका इंटीमेशन टाइम पर मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।